हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। ठीक है, अर्थ क्या करती है हमारी कि सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अर्थ ही अट्रैक्ट करती है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो बड़े ऑब्जेक्ट हों चाहे वो छोटे ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, चाहे वो प्लैनेट्स हों और चाहे वो छोटी सी बॉल हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें जो नेचर है फोर्स का वो अट्रैक्टिव ही रहता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। तो नॉर्मल क्लास तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन आपको मैं आज इमेजेस एंड वीडियो की हेल्प से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो डिस्कवरी किसने की थी? न्यूटन ने की थी। ठीक है, ग्रेविटी की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूटन ने की थी। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। इससे पहले आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, उसका आप रिप्लाई करिए कि ये क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ स्काई डाइवर्स जो कि जंप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं। तो किधर की तरफ जाएंगे? अर्थ की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? अर्थ से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका क्या जवाब है? तो आपको पता है कि अर्थ क्या कर रही है, इन सबको अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, आपको पता है वाई दे आर रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ। वो अर्थ की तरफ क्यों जा रहे हैं? बिकॉज अर्थ क्या कर रही है? अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या यही ग्रेविटी है? यस, यही ग्रेविटी है। एक इमेज और आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक इसमें एक बच्चा ये जंप कर रहा है, ठीक है, स्किपिंग कर रहा है ये। तो क्या स्किपिंग पॉसिबल है विदाउट ग्रेविटी? क्या स्किपिंग पॉसिबल है विदाउट ग्रेविटी? ठीक है, अगर आप जंप कर रहे हैं और ग्रेविटी नहीं है तो क्या होगा कि आप जैसे ही जंप करेंगे तो आप ऊपर ही चलते चले जाएंगे, नीचे कभी वापस नहीं आएंगे। तो स्किपिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एक और इमेज आपको दिखा, ये देखिए, एक पर्सन है, ये वाटर इनटेक कर रहा है। ठीक है, तो वाटर ये इनटेक कर रहा है। तो अब ये बताइए क्या पॉसिबल है विदाउट ग्रेविटी? क्या ये वाटर नीचे गिरता अगर ग्रेविटी नहीं होती? तो क्या जवाब है इसका? नहीं, फिर वाटर नीचे नहीं गिरता। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मोमेंटम आपको देना पड़ता है वाटर को नीचे गिराने के लिए। ठीक है, तो फिर ये देखिए, इवन अ सिंपल टास्क लाइक ड्रिंकिंग वाटर वुड बिकम डिफिकल्ट विदाउट ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर ग्रेविटी नहीं होती तो कई सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हमारे लिए, बहुत डिफ़िकल्टी होती। ठीक है, रोज़मर्रा के कामों में प्रॉब्लम भी आती है अगर ग्रेविटी नहीं होती तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ वॉज द ग्रेविटी डिस्कवर्ड? ग्रेविटी कैसे डिस्कवर हुई? तो आपको पता है ऑलरेडी कि जब न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, न्यूटन क्या थे? ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो एक एप्पल इनके ऊपर गिरता है। ठीक है, एक एप्पल इनके ऊपर गिर रहा है। देखिए, तो इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे की तरफ क्यों गिरा, ये एप्पल नीचे की तरफ क्यों गिरा। देखिए, इस पर कोई, उन्होंने सोचा इस पर कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से नीचे गिर रहा है। ठीक है, यहाँ से ग्रेविटी की डिस्कवरी हुई। ठीक है, समझ में आई बात? तो न्यूटन ने क्या बोला कि इसके बाद उन्होंने और एनालाइज किया तो पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज, किसी भी दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है, जो कि इस एप्पल को भी नीचे की तरफ खींच रहा था। ऐसा नहीं कि अर्थ ही खींच रही है, कई सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करा रहे हैं। ठीक है, या अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस नेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सपोज देखिए, सो इफ देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर यहाँ पे दो बॉडी ए एंड बी हैं तो उनके ऊपर क्या, कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है। ठीक है,
वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एरो एक दूसरे की तरफ है, कभी भी रिपेल नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। इसके बाद बात आती है कि अगर एक कार है, ठीक है, और एक पर्सन है, तो इसके बीच में भी कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है, क्योंकि ये भी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, तो इनके बीच में भी कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इफ अ मैन वॉकिंग ऑन अ रोड एंड अ कार इज पासिंग बाई, या कार चल रही है तभी भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स तो लगेगा, बट ये जो फोर्स है, क्या ये इतना ज़्यादा फोर्स है कि वो कार मैन को खींच पाए या मैन कार को खींच पाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये फोर्स इतना ज़्यादा है नेचर में? चलिए आगे देखते हैं। तो मैन शुड अट्रैक्ट टू द कार, मैन कार को अट्रैक्ट करना चाहिए या फिर कार मैन को अट्रैक्ट करना चाहिए? क्योंकि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है। तो अगर कार मैन को अट्रैक्ट करेगी तो मैन कार को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और है, क्योंकि अट्रैक्ट तो कर रही है कार मैन को, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो मैन जाके कार में चिपक जाएगा या कार जाके मैन के ऊपर चिपक जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। बिकॉज ऐसा क्यों नहीं होगा वो आगे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं दो प्लैनेट के बीच में भी फोर्स कितना ज़्यादा लग रहा है। ये बड़ी बॉडीज़ हैं, बिग मासेस हैं, तो क्या इनमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है या इनमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है? ठीक है, इन दोनों में फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ये दो जो पेयर हैं इसमें किसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। प्लैनेट्स अराउंड अर्थ शुड गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, तो प्लैनेट भी अट्रैक्ट होने चाहिए एक दूसरे की तरफ, होना चाहिए, बिकॉज वो भी तो ऑब्जेक्ट ही है। दो ऑब्जेक्ट हो गए, दो प्लैनेट। वो बात अलग है कि दोनों प्लैनेट का साइज बड़ा है, यानी कि ऑब्जेक्ट बड़े हैं, साइज में ज़्यादा है, तो यहां भी अट्रैक्शन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहां से आया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि फोर्सेस कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली proportional to product of their masses। ठीक है, which is directly proportional to product of their masses। ठीक है, तो अगर दोनों मास के प्रोडक्ट की हम बात करें, अगर वो ज़्यादा है, यानी कि अगर दोनों मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, या कोई एक सा भी मास ज़्यादा है, एक किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर दोनों मासेस छोटे हैं, कम है साइज है उनका, या मास उनका कम है, तो उनका फोर्स भी कम होगा। चलिए, ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, अब ये समझिए। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि एक जो क्वांटिटी है वो बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी जो डिपेंडेंट है वो बढ़ेगी। सपोज अगर फोर्स जो है, फोर्स डिपेंड कर रहा है मासेस पर, दोनों जो मास है ऑब्जेक्ट के, अगर मास आप बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। एक क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं, दूसरी क्वांटिटी जो डिपेंडेंट है वो बढ़ रही है। डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? फोर्स। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मासेस पर। तो मास बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। और दूसरा कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होगा? उनके बीच का कम होगा, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ये ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो डिस्टेंस को आप थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे ना तो फोर्स पे ज़्यादा वेरिएशन आएगा। एक मास को अगर आप थोड़ा कम ज़्यादा करेंगे तो उतना वेरिएशन नहीं आएगा जितना कि डिस्टेंस को बढ़ाने पे उनके बीच के जो फोर्स का वेरिएशन आएगा वो तभी वो ज़्यादा आएगा। कब? अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर हम मासेस को बढ़ाते हैं तो उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। हाँ, वो बात अलग है, अगर दोनों मास को चेंज कर रहे हैं एक साथ तो वेरिएशन आएगा। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो मैं बता चुका हूं कि जो फोर्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, तो अगर बात करें दो ऑब्जेक्ट का तो उनके बीच के डिस्टेंस के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उनके स्क्वायर का इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है फोर्स। ठीक है, जो फोर्स है हमारा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ ऑब्जेक्ट्स। तो जितना आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि आप बढ़ाएंगे उस क्वांटिटी को तो डिपेंडेंट क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि फोर्स कम हो जाएगा। इफ वन फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। दो बॉडीज हैं m1 और m2 मास। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो इन सभी क्वांटिटीज को एक साथ कंबाइन करेंगे तो कैसा एक्सप्रेशन आने वाला उसकी हम बात करेंगे यहां पर। तो फोर्स क्या होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ मासेस। दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये दोनों बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा, ये दोनों कम होंगे तो ये भी कम होगा, फोर्स भी कम होगा। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। अगर हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आप डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, ये जो बंदा है ये पास में आ रहा अर्थ के, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। डिस्टेंस अगर रिड्यूस होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस अगर रिड्यूस होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम कंबाइन कर लेंगे एक साथ। ठीक है, इसको आप कंबाइन कर लेंगे। तो जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, इफ डिस्टेंस इज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। ठीक है, इफ डिस्टेंस इज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन को हम कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी जो फोर्स है वो तीनों पर डिपेंड कर रही है, मासेस पर और डिस्टेंस बिटवीन दी मासेस पर डिपेंड कर रही है। तो तीनों को जब कंबाइन किया तो एक सिंगल प्रोपोर्शनलिटी हम लेकर के आ रहे हैं। फिर हमें एक लॉ पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, एक क्या आएगा यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, जो कि आपको पता ही इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू निकाली गई। सपोज हमने यहाँ पर अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं, आप नई डिफिनेशन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप मासेस को 1 kg पुट कर दीजिए और डिस्टेंस को r को 1 मीटर पुट कर दीजिए, तो फोर्स क्या आएगा, g न्यूटन आएगा। ठीक है, अगर m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, r भी 1 है, तो ये क्या बन जाएगा 1, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G। ठीक है, यानी कि अगर दोनों मासेस 1 kg के हैं और डिस्टेंस इनके बीच का 1 मीटर है, तो जो फोर्स की क्वांटिटी होगी वो कैपिटल G के बराबर, कैपिटल G न्यूटन के बराबर होगी। अगर ये सारी क्वांटिटी MKS में ना होकर के CGS में है तो वो डाइन में आएगा आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए मासेस ग्राम में है और डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो जो फोर्स होगा वो कैपिटल G डाइन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमको पता है। लेट अस डिराइव द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी, बहुत आसान है निकालना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें कैपिटल G की वैल्यू चाहिए, तो जिस भी चीज़ की वैल्यू हमें चाहिए होती है उस वेरिएबल को हम एक साइड रखते हैं, बाकी सारे वेरिएबल दूसरी तरफ भेज देते हैं। ठीक है, सपोज हमने कैपिटल G की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल G को मैंने लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS में रख दिया और बाकी सारे क्वांटिटी को RHS में भेज दिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ से कैपिटल G की यूनिट हम निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि फोर्स क्या है, न्यूटन में होता है। अगर मैं SI यूनिट की बात करूँ तो अभी देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, फोर्स क्या है, न्यूटन में होगा, और डिस्टेंस किस में होगी, मीटर में होगी, मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन दो मास है तो केजी इंटू केजी, केजी इंटू केजी, तो कितना हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसकी यूनिट आ गई वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं
बात करूं सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट कैसे निकालेंगे हम, डाइन देखिए न्यूटन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो मासेज हैं, मास किस में होते हैं, ग्राम में होते हैं, तो यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, ग्राम का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, ये एक ऐसा फोर्स है जो हमें अर्थ से बाइंड करता है। ठीक है, वी आर बाउंडेड बाय दिस फोर्स बाय द अर्थ। अर्थ हमें तब तक अपने पास रख रहा है जब तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स में है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो हम यहाँ पे टिक ही नहीं पाएंगे अर्थ पर, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है और ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू सूडो फोर्स, वो आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, फिलहाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हम बाहर, ये अर्थ हमको बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो यहाँ हम टिक नहीं सकते, ये फोर्स हमको बाइंड करके रखता है जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है। आगे देखते हैं, द मैन रेसिंग टूवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैन है वो अर्थ की तरफ क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है उसके ऊपर, उसकी वजह से वो जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखिए मैन जंप कर रहा है, तो ये क्या करता है कि लॉन्ग जंप की लेंथ को कम कर देता है ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी ज़्यादा है तो लॉन्ग जंप की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, ग्रेविटी अगर कम है तो लॉन्ग जंप की लेंथ ज़्यादा रहेगी। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड अर्थ सन। ठीक है, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, तो क्या हो रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो प्लैनेट का मोशन है वो ऐसा क्यों है। देखिए जो प्लैनेट्स हैं हमारे, अगर हम इनको मान लें कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में चलने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड होता है। जब तक कि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तब तक कि सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन होने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो प्रोवाइड कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है उसको। ठीक है, अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कोई खुद की कोई क्वांटिटी नहीं है, वो किसी के सपोर्ट से ही प्रोवाइड होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि टेंशन इन दी स्ट्रिंग, जब आप किसी पत्थर स्टोन को घुमा रहे हैं किसी स्ट्रिंग में बांध के उसको टाई करके, तो उसका जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, तो कोई ना कोई कॉज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉज कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन नहीं हो रही होती तो ये प्लैनेट आपस में आकर के चिपक जाते। ठीक है, ये सन या प्लैनेट आपस में आकर के चिपक जाएंगे ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, आकर के चिपक जाएंगे। बट ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, इस वजह से वो चिपक नहीं पा रहे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ने ही सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात। अगर प्लैनेट कैसे भी, जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो सडनली रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो सीधे सन की तरफ आएगा बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि काफ़ी हाई भी होता है। हाई क्यों होगा, बिकॉज मासेस काफ़ी ज़्यादा है, भले डिस्टेंस भी ज़्यादा है बस मासेस भी ज़्यादा हैं, तो वो क्या होगा कि वो इसकी तरफ आएगा और सन में जाकर के कोलैप्स हो जाएगा। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर कि जितने प्लैनेट के मोशन है अराउंड द सन वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। तो यहाँ पर जो टाइड्स आते हैं, ठीक है, हाई टाइड्स जो आती हैं, तो वो कब पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। तो मून जिधर जिधर जाता है अराउंड द अर्थ, उधर ही क्या होती है, टाइड आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है सी को अपनी तरफ, तो ये टाइड बनता है यहाँ पर।
ठीक है, तो ये सारे इसके कॉज थे। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंटर सीकिंग ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैं बता चुका हूँ, वो हमेशा सेंटर की ही तरफ लगता है। जैसे कि सन क्या हो गया, सेंटर हो गया, और प्लैनेट्स क्या हो गए, प्लैनेट्स उसके सरकमफेरेंस पर रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, वही हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, फिर से बता दूं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, या ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स आया ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। वी नो दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, मून अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर ही प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाए तो क्या होगा कि मून क्या होगा, सर्कुलर पाथ ना करके वो अलोंग द टेंजेंट निकल जाएगा बाहर की तरफ। मान लीजिए सडनली सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से गायब हो जाए, तो ये जो मून रिवॉल्व कर रहा था सन अर्थ के अराउंड, तो ये क्या होगा, ये अलोंग द टेंजेंट ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रुक नहीं पाएगा, यहाँ पे स्टे नहीं कर पाएगा, इसके पास अच्छी खासी वेलोसिटी, जिससे कि ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ये बाहर निकल जाएगा। तो अपना जो सोलर सिस्टम है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही टिका हुआ है। तो अगला हमारा मॉड्यूल क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड सीरियस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका क्या रिलेशन है, इस पे इसका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लेट अस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड सीरियस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होती है, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 न्यूटन में कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, उसका स्क्वायर करेंगे। 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, वो भी यहाँ पे रखेंगे, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर ये क्वांटिटी एज इट इज रख दी हमने यहाँ पर। फिर जो 1 यहाँ पे न्यूटन था, न्यूटन को मैंने चेंज कर दिया डाइन में, 10⁵ डाइन। इसके बाद हमने मीटर को चेंज कर दिया किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 अगर 1 मीटर होता है यहाँ पर तो 100 आता है, 10⁻² आता सेंटीमीटर, बट यहाँ पर मीटर इंटू मीटर लिखा हुआ है, 2 बार है, तो 10⁴ हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, अब केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। ठीक है, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और जो फाइनल वैल्यू आएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है सॉल्व करने के बाद। 6.67 × 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी वैल्यू लास्ट में क्या आ गई, एक कैपिटल जी जो हमारा किस में था, SI में था, और ये जो कैपिटल जी किस में है, वो CGS में है, तो इसमें ये रिलेशन आएगा। ठीक है, तो CGS में 10⁻8 हो जाएगा, जबकि SI में 10⁻11 होता है, तो यहाँ से हम यूनिट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप ये समझ रहे हैं कि हम यहाँ से यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे, इसको नेक्स्ट चैप्टर में इसको आपको समझा दिया जाएगा।
फिलहाल ये आपको विजुलाइज कराएगा कि ये फोर्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।